नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए की मीडिया की चौपाल। जी हाँ, मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक और वरिष्ठ पत्रकारों का नज़रिया रखते हैं। ना कोई अदावत, ना कोई सियासत और ना ही कोई शिकायत। बात होती है बेबाकी से और हम करते हैं मुद्दे की बात। आज हमारे बीच में मौजूद हैं दैनिक भास्कर के हमारे ब्यूरो चीफ, जिनके अखबारी धमाके से पूरी सियासी फिजा गूंज उठी थी, अतुल दुबे जी। साथ में है पत्रिका के ब्यूरो चीफ रज्जाक रिजवी जी, जो चित परिचित नाम है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी प्रतिभा से, अपनी काबिलियत से अपनी उपस्थिति और हस्ताक्षर दर्ज कराने वाले अभिषेक पांडे जी। इनसे बात होगी मीडिया के चौपाल में। आखिर कहाँ है मीडिया, मीडिया की मजबूरी और मीडिया की मजबूती, बदलते दौर में मीडिया का बदलता मिजाज। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अब्दुल रज्जाक रिजवी जी से। रिजवी जी, ये बताइए कि मीडिया की आज़ादी और मीडिया का खतरा, ये आज एक समसामयिक विषय है। मीडिया कितनी आज़ाद है और मीडिया पर कहाँ दबाव है जिसके चलते मीडिया जो है वो स्वतंत्र पूर्वक काम नहीं कर पाता। ज़िंदगी जीने का सलीका कोई सीखे हमसे, ज़िंदगी जीने का सलीका कोई सीखे हमसे, खारजारों में भी रहना तो बस महकते रहना। एक पत्रकार अगर रचनात्मक पत्रकारिता करे तो वो गुलाब के फूल की तरह होता है। जिस तरह गुलाब के फूल की खुशबू महकती है, वैसी यदि आप रचनात्मक पत्रकारिता करते हैं तो समाज आपसे आलोकित होता है, महकता है। और पत्रकारिता के समय समझ जहाँ चुनौती की बात है तो ये नई बात नहीं है। हर दौर में पत्रकारिता के सामने चुनौतियाँ रही हैं, और चुनौतियाँ किस रूप में रही है ये एक अलग विषय हो सकता है। जहाँ तक वर्तमान परिवेश में अपन बात करें तो पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो मैं ये समझता हूँ, वो है उसकी विश्वसनीयता की। आज सबसे बड़ा संकट जो पत्रकारिता के ऊपर है वो है विश्वसनीयता का। हो क्या रहा है साहब कि जितने बड़े मीडिया घराने हैं, वो जितने बड़े मीडिया संस्थान हैं, वो किसी न किसी उद्योगपति घरानों के साथ ही जुड़े हुए हैं, और उनकी अपनी मजबूरियां ज़्यादा हो गई है। मजबूरी ज़्यादा होने के चलते आज ये तय किया जाता है संपादकीय क्या लिखना है, खबरों में क्या हेडिंग देना है, और खबरें किस तरीके से आम पाठकों तक प्रस्तुत करना है। ये सब आज वो कॉर्पोरेट जगत के जो लोग हैं, जिन्होंने इन मतलब समझ लीजिए प्रेस घरानों पर कब्जा करके रखा है, वो तय करते हैं। और इससे निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आज पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर संकट के बादल ज़्यादा बढ़ गए हैं। अतुल दुबे जी, रज्जाक जी ने कहा कि मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठने चालू हो गए हैं, लेकिन जब भी मीडिया भरोसा कायम करने के लिए समाज के असली चरित्रों को सामने लाने का प्रयास करती है तो उसके ऊपर कहीं न कहीं हमले होने शुरू हो जाते, चाहे वो राजनीतिक हमला हो, चाहे बाहुबलियों का हमला हो, चाहे धनपुत्रों का हमला हो। तो ऐसी परिस्थिति में मीडिया या एक अखबार नवीस, एक पत्रकार कैसे काम करे? तो चुनौती तो है, लेकिन उसी चुनौतियों के बीच में हमको रास्ते निकालने होंगे यदि जर्नलिज्म करनी है। तो जर्नलिज्म का एक कहना चाहिए शुरुआत ही चुनौती से होती है। हमले तो होंगे ही, और पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। जैसे अब माखनलाल जी का लें तो उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था, तब भी उनके ऊपर हमले हुए थे। चुनौती तो है, लेकिन उससे निपटना वैसे ही हो कि हम एक जो रज्जाक जी ने कहा कि विश्वसनीयता, उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ समाज भी खड़ा होगा, जनता भी खड़ी होगी। और जब जनता का मत जर्नलिज्म के साथ जुड़ता है तब वो विजय उसको मिलती है। यदि जनता दूर खड़ी रहती है और केवल मीडिया में सब चीज़ें चलती रहती है तो उससे कोई फ़ायदा विशेषकर होता नहीं ज़्यादा। मुझे ये लगता है कि जब जनता साथ खड़ी होती है एक विश्वसनीयता के कारण, तो फिर जर्नलिज्म आगे बढ़ता है और वो मजबूती से अपना काम भी कर पाता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब कभी भी पत्रकार इस प्रकार से जोखिम भरे सब खबरों को छापता है या दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो उसके ऊपर या तो प्रत्यक्ष हमले होते हैं या तो कानूनी हमले होने शुरू हो जाते हैं कि नोटिस का डर दिखाया जाता है, अदालत के चौखट तक पहुँचाने की धमकी दी जाती है, या फिर ये है कि धन के प्रभाव में कहीं न कहीं उच्च स्तर पर या जैसे आप जानते हैं मीडिया कहीं न कहीं कारपोरेट सेक्टर हो। ठीक है, वही तो उसकी परीक्षा है कि जब सामने से लोग तलवार लेके खड़े हो तब भी वो अपने सत्य पे अडिग है, जब सामने से पैसे की सूटकेस आपके पास तब भी वो अडिग हो। यही तो उसकी परीक्षा है। और ऐसा नहीं कि वो हारता है। मतलब मेरा लंबा लगभग 18-20 साल इस फील्ड में हुए हैं, कई बार ऐसी चीज़ें आई, लेकिन आप अड़े रहो अपनी बात पे। सबसे बड़ी पहली चीज़ कि आपको विश्वसनीयता रखनी होगी। बोलते हैं जो सत्य के साथ खड़ा है वो कभी हारा नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं। सीधा सा फंडा मेरा ये रहा अभी तक का।
कि आप सच के साथ खड़े रहिए। सच के साथ खड़े रहिए। अभिषेक पांडे जी, मीडिया का मिजाज भी बदला है बदलते दौर के साथ। पहले के मीडिया और आज के मीडिया में क्या आप अंतर पाते हैं? मैं सिर्फ धमतरी की बात करूं, अगर करीब 13 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और इन 13 सालों में पिछले जो 4 साल हैं वो मीडिया के नए नए रंग रूप लाने में बहुत अहम साल रहे हैं। जब से 4G आया, 4G स्पीड इंटरनेट जो माध्यम बना और बहुत तेज़ी से बना, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। बड़ा बदलाव, ये बड़ा बदलाव आया। ठीक है। दूसरा, पोर्टल के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म आ गया मीडिया का। ये बहुत फास्ट है, बहुत इजी है और कहीं से भी ऑपरेटिंग है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। इसी के साथ साथ मीडिया जगत में हम सब जान रहे हैं कि पहले धमतरी में 100 के नीचे ही पत्रकार रजिस्टर्ड थे PRO ऑफिस में। आज की तारीख में करीब 400 ऐसे बताया जाता है। तो ये एक नया अवसर भी खोल के लाया है। जो लोग मीडिया में काम करना चाहते हैं उनके लिए नया अवसर खोज के लाया है, और इस अवसर का कोई भी लाभ उठा रहा है। सही बात है। ठीक है। ये इसकी नकारात्मकता मैं मानता हूँ। दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग होता है। देखिए, कोई भी औजार होता है AK-47 का, हमारी सेना सदुपयोग करती है, लेकिन मिलिटेंट उसका दुरुपयोग करते हैं। तो वो हथियार आपके हाथ लग गया, उसको चलाना कैसे, किसके ऊपर, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। और मीडिया के संकट की बात आप शुरू से रजाक भी ऐसे किए थे। उस समय मैं ये सोच रहा था कि मीडिया का सबसे बड़ा संकट उसके अंदर काम करने वाले यही नकारात्मक लोग हैं, जो उसकी छवि खराब करने के लिए जिम्मेदार बनते हैं। बेशक सही है। अभी धमतरी में कुछ दिनों में कई उदाहरण सामने आए इस मामले में, और कई तरह की खबरें आती रही कि फलाना पत्रकार ये कर रहा है, फलाना पत्रकार वसूली कर रहा है। अभी हम लोग बैठक में चर्चा यहाँ भी कर रहे थे, कुछ बातें यहाँ पर उस तरह। तो ये है जो पूरी मीडिया खराब करती है। मेरा मानना है कि जो एक पत्रकार बन जाता है, एक तो पत्रकार बनने कोई पैमाना नहीं है साहब, है ना? सही बात है। कोई मेरा मन किया, मैंने कह दिया मैं पत्रकार हूँ, तो मैं पत्रकार हो गया, बस बात खत्म हो जाती है ना? लेकिन आप जब पत्रकार बन जाते हैं तो आपके ऊपर सबसे बड़ा नैतिक दबाव होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, प्रशासन, शासन, व्यापार, सबको आप प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी खबरों से। तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। स्पाइडरमैन पिक्चर का लास्ट डायलॉग है, ठीक है, जब वो फिल्म ख़त्म होने वाली होती है तो जो लीडर होता है, नाम मेरे को याद नहीं है, तो उसकी प्रेमिका रहती है, बोलती है अब तो तुम्हारा दुश्मन मर गया, अब तुम मेरे साथ चलो। बोलता है नहीं, जितना ज़्यादा पावर जिसके पास होता है, जिम्मेदारी भी उतने बढ़िया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं लोगों की लिए मदद का काम ही आगे भी करता रहूँगा। तो पत्रकार कहीं ना कहीं उसी स्थिति में अपने आप को माने कि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मैं किसी को भी प्रभावित कर सकता हूँ, और उस नैतिक दबाव को अपने ऊपर लेके जब काम करेगा ना, तो उसकी खुद की बहुत सारी समस्याएं मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएंगी। रज्जाक भाई, एक बात जैसे अभिषेक पांडे जी ने कहा, मेरे को एक व्यक्ति ने कहा था कि आज समाज में ज़्यादातर रिपोर्टर नज़र आते हैं, जर्नलिस्ट नज़र नहीं आता जी। तो मैंने उनसे उसका डेफिनेशन पूछा, तो बोले कि किसी घटना को अखबार या टीवी के माध्यम से दिखा देना रिपोर्टिंग है, लेकिन अपने विचार और अपने व्यूज़ से देखना उसका जर्नलिज्म है। सही है। तो आज समाज में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि रिपोर्टर ही मिल रहे हैं, पत्रकारों की जो है ना वो कमी हो गई है। सिर्फ वो संदेश वाहक है, संवाददाता है, पत्रकार नज़र नहीं आते। इसके पीछे क्या अभी जो अभिषेक भाई ने कहा ना, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, सहमत हूँ। इन्होंने कहा ना कि पत्रकार होने के लिए कोई पैमाना नहीं है। एक यही ऐसा फील्ड है जिसमें आप देखेंगे एक सैलून वाला भी पत्रकार है, एक पान वाला बेचने वाला भी पत्रकार है, और एक मजदूर भी आपको कलम उठाते हुए दिखेगा। सवाल अब ये है कि आपके अंदर आपने पत्रकारिता के मूल्यों को कैसे जीवित करके रखा है। आपकी जो लेखन है उसमें आपके मूल्य दिखने चाहिए, आपकी कलम के माध्यम से सत्य दिखना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है करके। इसकी वजह यही है कि आज क्या साहब, किसी को आप कलम दिला दीजिए या कोई कैमरा दे दीजिए और बोल दो कि भैया आप फला चैनल से जुड़ गए हो आप, या फला अखबार से जुड़ गए हो, वो सबसे पहले अपने आप को तोप कर नाल समझता है। एक पत्रकार होना मतलब वो ये समझता है कि सारी शक्तियाँ मेरे पास केंद्रित हो गई है करके, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो उस संकल्प होता है समाज में। हम देखते हैं कि ऐसी लोगों से सबसे ज़्यादा पत्रकारिता के मूल्य प्रभावित हुए हैं। और आज के तारीख में देवेंद्र भाई, पत्रकारिता जो है बाजारवाद से अछूती नहीं है। आज बाजारवाद की जो स्थिति है और जिस तरीके से आज एक समाज में नया वातावरण बना हुआ है, उससे एक पत्रकार भी अछूता नहीं है। पत्रकार आज किसके लिए आता है इस क्षेत्र में?
आज वो पत्रकार के सामने सबसे बड़ा संकट है बेरोजगारी का। बहुत से ऐसे युवाओं को मैं जानता हूँ शहर में जो MSc करके BSc करके बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले करके खाली घूम रहे हैं। आखिर में ये कहा जाता है कि भैया आपको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा तो आप पत्रकार बन जाओ, और सबसे अच्छा माध्यम आज की तारीख में पत्रकार बनना बन गया है। एक खरेंगा के एक मित्र है मेरे, और उन्होंने अपने लड़के को अभी कुछ दिन पहले ही एक पोर्टल का बनाया है पत्रकार, और पत्रकार बनने के बाद वो मेरे पास आया और आके बोलता है भैया आप बताइए भैया कहाँ से जुगाड़ होता है करके। पहला सवाल उसका क्या था कि आप मेरे को बताओ जुगाड़ क्या होता है। मैंने यार तेरे को ये जुगाड़ होता है करके ये मतलब मैं समझा नहीं, बताया यार। नहीं बोले भैया सुना मैं पत्रकार लोग कमाते अच्छे हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है, और मेरे पिताजी भी बोले कि सबसे बढ़िया काम तो यही है और इसमें जुगाड़ बहुत होता है करके। तो मैंने यार देख मैं ये सब चीज़ों को जानता नहीं मेरे भाई मला, और तू अपने घर में जो काम कर रहा है ना वही काम कर तो बेहतर होगा। अरे यार जहाँ पर ये मानसिकता बन गई है कि पत्रकारिता में जुगाड़ कहाँ है, तो वहाँ पत्रकारिता के मूल्य दम तोड़ते हैं, वहाँ पत्रकारिता बचते ही नहीं, वहाँ पत्रकारिता नहीं बचती। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो मीडिया हाउसेस हैं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि आज ये देखा जा रहा है ज़्यादातर कि कौन कितना विज्ञापन ला के देता है संवाददाता है, कौन कितना काबिल है इसका कोई पैमाना नहीं है। ऐसे बहुत सारे चैनल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एक माइक आईडी धरा देते हैं और ये बोलते हैं कि इतना विज्ञापन लाओ और उसी में से अपना तनख्वाह निकाल लो। सही बात, बड़ा कारण, बिल्कुल सही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है। और भैया दूसरा मैं इस बात बीच में बोल रहा हूँ, आप देखेंगे जो जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर उसकी स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, 2 साल 3 साल जो भी कोर्स करते हैं, उसके बाद एक ट्रेनिंग लेते हैं। वो भी उनके डिग्री लेने से पहले एक हिस्सा रहता है कि आप किसी प्रेस में जाइए और एक्सपीरियंस लीजिए, आपकी खबरें प्रिंट होनी चाहिए, वो भी लगती हैं, है ना। ठीक है। लेकिन अभी का जो दौर है, आपके जेब में एक स्मार्टफोन है कैमरे वाला, आप निकल कर जर्नलिज्म करने, ठीक है, लेकिन आप फिर सीखते कहाँ से हैं? सीखते हैं अपने जैसे दूसरे पत्रकारों को का काम देखकर, उनकी राइटिंग देखकर। प्रिंट के हैं तो उनकी राइटिंग को ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, इंट्रो कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, कौन सी चीज़ें इसमें प्रमुखता से आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक का है तो टेक्निकल चीज़ों को भी सीखता है, स्क्रिप्टिंग भी सीखता है। किससे सीखता है? जो अपने आसपास रहते हैं। तो जिन लोग अपने आप को बड़ा पत्रकार समझते हैं या सीनियर समझते हैं या वो हैं भी, ये उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि कोई आपसे सीख रहा है, ये कोई आपसे सीख रहा है देख के, आपका वो घोषित शिष्य नहीं है, वो बस देख के आपके साथ चल के सीख रहा है। अभिषेक भाई मैं यहाँ पर एक बात और चाहूँगा कि पत्रकारिता में भी अगर आप आते हैं तो आपको ये देखना महत्वपूर्ण होता है कि आपको संरक्षण किसका मिल रहा है और आपकी परवरिश कौन कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ। जैसे बब्बर प्रसाद मिश्र जी नवभारत में हमारे एडिटर हुआ करते थे, है ना, स्वर्गीय हैं वो, उन्होंने यही कहा था कि पत्रकारिता एक आईना होती है, आईना की तरह आप समाज को सत्य दिखाने का साहस पैदा करिए करके। ऐसे मूल्यों को लेकर के जो लोग पत्रकारिता किए और ऐसे आदर्शवाद अगर हमारे दिलो दिमाग में जिन्होंने बैठाया है, तभी प्रधानमंत्री के रूप में जब वीपी सिंह आते हैं और वहाँ पर रायपुर के बहुत सारे बड़े बड़े अखबारों के पत्रकार भी मौजूद रहते हैं। अब मैं उनसे जब ये सवाल करता हूँ कि भारत सरकार द्वारा बोफोर्स के अमेरिकी विमानों को जो ईंधन दिया जा रहा है, क्या ये हमारे विदेश नीति के अनुकूल है? उस समय वीपी सिंह जी को भी शायद ये बात मालूम थी या नहीं थी, वो अचंभित हो गए थे। आपके अंदर जानने की कितनी ललक है, सबसे पहले तो है ना आपके अंदर। और देखिए साहब, खबर के अंदर भी खबर होती है। आज सिर्फ हम क्या करते हैं, सूचना देने को ही हमने खबर बना लिया है, रिपोर्ट खबर मान लिया है। वही एक बड़ी गलती है जी। इससे उसकी जर्नलिज्म का वो पीछे छूट रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन टू इनसाइड हमको जाना चाहिए, लेकिन हम जैसे बीच में अभिषेक भाई ने एक खबर छापी और वो खबर में इन्होंने तमाम तथ्यों को समावेश किया और वो सत्य इन्होंने मतलब आम जनता के बीच या आम पाठकों के बीच लाने का साहस दिखाया। उससे क्या हुआ कि निश्चित वो लोग, कुछ लोग जो इससे जुड़े हुए हैं या जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, उनको तो बुरा लगेगा ही। लेकिन सवाल अब ये आता है कि एक व्यक्ति अगर निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है और साहस के साथ अगर इन चीज़ों को उठा रहा है, तो समाज उसके साथ कहाँ खड़ा है, पत्रकार उसके साथ कहाँ पर खड़े हुए हैं? अरे साहब, आज तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी बिरादरी के कुछ लोग, बिरादरी मतलब पत्रकार साथी, वही लोग क्या होते हैं कि ऐसी लोगों के, चाहे वो रेत माफिया हो या सटोरिये हो या जुआरियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। सरेआम कहा जाता है, धमतरी में अगर रेत माफिया खुलेआम अगर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं तो मीडिया का उसको संरक्षण है। धमतरी में अगर जुआ चल रहा है तो लोग सरेआम कहते हैं कि पत्रकारों का संरक्षण मिला हुआ है। सट्टा अगर ये चल रहा है तो बोलते हैं कि पत्रकार लोगों की जेब भरी जा रही है, इसलिए सब चल रहा है। लेकिन वही पुलिस प्रशासन जो गठबंधन करके या साठगांठ करके इस अनैतिक कार्यों को चला रहा है, वही पत्रकारों को सबसे बुरा कहने में पीछे नहीं हटते।
जो खुद दागदार है वो अब खुद दूसरे दागदार का हैं और जो चरित्र वर्दी को भी सही। दागदार कर रहे हैं वही पत्रकारों पर उंगली उठाते हैं। आज तो स्थिति ये है। आप प्रोत्साहित कीजिए ना, एक आदमी अगर साहस दिखा रहा है, सत्य को सामने ला करके आपके सामने रख रहा है, तो ये फर्ज हमारा आपका भी बनता है अभिषेक जी, आप उसको प्रोत्साहित करें। होता यह गया है यहाँ पर हम निरुत्साहित करने का काम करते हैं, ये पत्रकारिता नहीं है यार। आप बताएं ना अपने खरेंगा वाले मित्र का उदाहरण। हाँ ठीक है, जुगाड़ कहाँ से होगा? ठीक है। पहला सवाल ये है, मैं तो ऐसी स्थिति की कल्पना करता हूँ कि कोई ऐसा पत्रकार समाज के बीच में धमतरी में आए जिसको देख के लोगों को ये इच्छा हो कि मैं इसके जैसा ब्रिलियंट पत्रकार बनना चाहता हूँ। पैसे वाला नहीं, ब्रिलियंट पत्रकार, शार्प पत्रकार, ऐसे मेरी शार्पनेस होनी चाहिए। ऐसा उदाहरण मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी मिला नहीं है मेरे को। बहुत जल्द मिलेगा। आजकल शुरुआत एक हो बात चुकी है। इन्होंने कहा ना कि जो मीडिया घराने जो होते हैं साहब, और ख़ास करके जो विज्ञापन की मजबूरी होती है, मेरा एक पत्रकार मित्र मेरा साथी है और मैं उसकी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ। और मुझको लगा कि जब ये पत्रकारिता में आया है तो मेरे साथ जब ये खड़े होगा तो हम एक नहीं 11 होकर एक ताकत बनेंगे करके। लेकिन आज उस बेचारे की इतनी मजबूरी है कि विज्ञान के नाम पे मैं क्या करूँ साहब, आज मेरे को अगर फला इतना टारगेट पूरा नहीं करना पड़ेगा तो मैं आखिर विज्ञापन देने वाले कौन है? यही भ्रष्ट तो है। बड़ी समस्या है ये। कि मीडिया यहाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, किसी को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, हम किसी का चरित्र विश्लेषण कर सकते हैं, इसके साथ कर्तव्य भी जुड़ा है। तो ये अधिकार और कर्तव्य के बीच में क्या बैलेंस पाते हैं आप? मुझे लगता है अधिकार तो उतने ही हैं जो एक आम आदमी के हैं, बस उसके पास उसके साथ एक वो अखबार या चैनल एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से वो सारी दुनिया को अपनी चीज़ें बता पाता है। कर्तव्य जो आपने कही, उसकी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो हमेशा सच के साथ रहे और एक सत्ता पर सवाल करे। सत्ता वो प्रशासन भी हो सकता है, वो सीएम भी हो सकता है, वो मंत्री भी हो सकता है, साथ ही आम जन लोग हैं जो जनता है उनके अधिकारों को प्रति जागरूक करता रहे, जिससे वो लड़ने के लिए तैयार रहे। क्योंकि अकेला पत्रकार कुछ भी नहीं कर सकता, एक अखबार है, एक चैनल कुछ भी नहीं कर सकता जब तक जनता की ताकत उसके साथ खड़ी नहीं होगी। इसलिए उसको चाहिए कि वो जनता को हमेशा उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करता रहे कि ये आपका अधिकार है, आप लड़िए इसके लिए, उसका काम होता जाएगा। यही उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को एक बेहतर कल की तरफ आगे ले जाने का प्रयास करे। सही है। जैसे कि अतुल दुबे जी ने कहा, बेहतर कल की ओर ले जाए और एक दर्पण बने साहित्य का। आज ये दर्पण कहाँ कितना धुंधला नजर आता है। पत्रकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उसको हर चीज़ पे निगाह रखनी है कि देश किस दिशा में जा रहा है, युवा किस दिशा में जा रहा है, राजनीति किस दिशा में जा रही है, व्यापार किस दिशा में जा रहा है। मतलब वो भविष्य दूरदृष्टि जिसको कहते हैं वो एक पत्रकार के पास होनी चाहिए और उसको समझने की बुद्धि भी और क्षमता भी होनी चाहिए। सही है। वो हर चीज़ में विचार कर सके और किसी भी चीज़ में आप विचार करोगे तो आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो ये सब उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे को कोई ऐसा कमी है इस चीज़ की, बहुत कमी है इस चीज़ की। आप जो खरेंगा स्टाइल में चलता है मामला पूरा, उदाहरण दिए इसी को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। सही बात है, क्योंकि ऐसा जयंत भी है। भाई, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। पत्रकार जो होता है ना, वो समाज के प्रेरक के रूप में काम करता है। एक आदर्श पत्रकार हो जो मूल्यों की पत्रकारिता करता हो। देखिए 1857 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसमें ईमानदारी के साथ वहाँ की जनता के साथ कोई खड़ा था तो वो पत्रकार खड़ा था। पत्रकार ही खड़ा होता है। अमेरिका के समय जब वहाँ पर कुछ उथल पुथल मचा, नए राष्ट्र के अभ्युदय में आना था, तो उस समय भी, और हम देख रहे हैं कि हमारा जब देश आज गुलाम था उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने भी निष्पक्ष पत्रकारिता की है। और बड़े अच्छे लोग जो थे, साहित्य से जुड़े हुए लोग थे या अच्छे सामाजिक सेवी से, उन्होंने अखबारों को निकाला है और अखबारों के माध्यम से लोगों को जन चेतना जागृत करने का काम किया है, जागरूक किए। यही वजह है कि हमारा देश आज आज़ाद हुआ। जो तो इसीलिए कहते हैं जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन आज अखबार, जैसे सब भाई साहब ने कहा ना, सत्ता के मामले में करके, आज सत्ता को आंख दिखाने का साहस किसके अंदर है और कौन ऐसा काम कर रहा है? रजाक भी एक मैं कमी महसूस करता हूँ। क्या कहते हैं, पत्रकार संगठन अलग अलग अपने आयोजन करते हैं, मनोरंजन, क्रिकेट खेलना, ये सब चीज़ करते हैं। वो एक ज़रूरी भी है, गेट टुगेदर, आपसी सामाजिक सद्भाव रहता है। लेकिन कभी यहाँ पर ना एक कार्यशाला, एक सेमिनार नहीं हुआ। जो मैं एक कमी महसूस करता हूँ कि एक ब्रिलियंट पत्रकार से आप जब सामने बैठोगे, उनसे बात करोगे तो आप सीखोगे ही। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसी कार्यशाला हो, सेमिनार हो, जिसमें जो दिल्ली के हैं, रायपुर में है, जो अच्छे नाम, बड़े अच्छे लोग नाम हैं, वो आए जी और हम उनके साथ बैठे हैं, उनका ज्ञान ले, उनसे एक इंस्पिरेशन ले। बिल्कुल सही बात। इस मामले में अभिषेक जी, मेरी रुचिर गर्ग जी से और विनोद वर्मा जी से बात हुई थी बीच में।
अजीम भाई प्रेम जी जो है ना ग्रुप है, मैंने उनसे बात भी किया था और कहा था कि अपन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित करते हैं जिसमें पत्रकारिता क्या है, उसकी दिशा क्या है और पत्रकारिता का विज़न क्या होना चाहिए, इस विषय पर अपन करते हैं करके, और डेफिनेट अपन इस कार्यक्रम को करवाएंगे, आज नहीं तो कल करवाएंगे। एक ज़रूरी है। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है करवाएंगे आपका। उसको अपन। रज्जाक जी, अब आपसे एक सवाल या समझ लीजिए आपके विचार चाहिए। मारेगा। मीडिया कितना मजबूर और कितना मजबूत? देखिए साहब, हमारे जैसे लोग पत्रकारिता में तो मजबूत भी है, पत्रकारिता मीडिया जो है मजबूत बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ पर अभिषेक जी जैसे लोग हैं जो कलम के सिपाही हैं, जहाँ पर हमारे पांडे जी जो हैं और जहाँ पर अब्दुल रज़ाक रिजवी है, वहाँ पत्रिका मजबूर नहीं मजबूत है। आप ऐसे कैसे बोलते हैं कि मजबूर है? और चंद लोग अगर अपनी कलम को बेच देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पत्रकारिता पूरी तरीके से वो हो गई, उनके शरण में चले गई करके। पत्रकारिता की मिसाल को हम लोग जलाने में सक्षम है। मजबूर शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एक पत्रकार की कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां होती है और ऊपर मीडिया हाउसेस उनका एक स्लोगन है कि ये टिफ़िन ले जाओ, गुरुद्वारे में खुद खाओ और हमारे लिए भी लाओ। तो यहाँ पर कहीं न कहीं उनकी नैतिकता, उनका आत्मबल जो है वो तुलसी चौरा में रखा जाता है। देखो, मैंने कहा ना कि पत्रकारिता जो है, मीडिया है, वो बाजारवाद से प्रभावित है। ये एक समस्या है जो हमेशा थी और है और रहेगी। इसे नहीं, आप इनके बीच में अपना क्या रास्ता बनाते हैं? बस आप इनके बीच में अगर अपना रास्ता बनाने में सफल होते हैं ना, और उन्हीं को लोग स्वीकार करेंगे। क्या होता है जब भाई साहब खोटे सिक्के प्रचलन में आते हैं ना, तो अच्छे सिक्के भी गायब हो जाते हैं, लेकिन अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाद ज़्यादा दिन तक आप बाहर नहीं रख सकते। वो आएंगे एक दिन, आपको एक दिन चलना उन्हीं को है ना, चलना उन्हीं को है। याद वही एक दौर में फिल्मों का उदाहरण दूंगा। एक बीच में दौर आया था कि मतलब कि फूहड़ और अश्लील गाने ही बना करते थे और चला करते थे। अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन उसमें परफॉर्म किया करते थे। लेकिन एक दौर अभी फिल्मों के क्षेत्र में आप देखिए कि क्रिएटिव फिल्में आ रही हैं जो नेटफ्लिक्स वगैरह में चलती हैं। उनकी कहानियाँ बड़ी अच्छी रहती हैं, उनमें एक्टिंग बड़ी अच्छी रहती है, और यही चीज़ें हम मासूम फिल्मों को याद करते हैं कितनी पुरानी थी। उसके एक्टर एक्ट्रेस बुढ़े हो गए हैं, उसमें जो बच्चे बने तो वो भी शायद बुढ़े ही हो रहे होंगे अभी भी, लेकिन वो फिल्म को हम याद करते हैं। वो एक एक शब्दों, तो जो अच्छी चीज़ रहती है, क्वालिटी की चीज़ रहती है, उसका इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं। देश भाई, मैं तो ये कहूँगा कि जो क्रिएटिविटी है ना, जो रचनात्मकता है, वही पत्रकारिता को जिंदा रखती है। जैसे अभिषेक जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि भैया हमारा सामाजिक सरोकार क्या है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, समाज को हम कितना अच्छा दे सकते हैं, उनकी विसंगतियों पर कितना प्रहार कर सकते हैं। जैसे हमारे संस्थान की ओर से अमृत जलम करके एक कार्यक्रम चलाया गया और पूरे देश में चलाया गया, और विशेष करके भोपाल में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और धमतरी में भी हमने चलाया। धमतरी के 23 तालाबों में 4 तालाबों को हम लोगों ने लिया, और वहाँ ले करके हमने जब अमृत जलम के तहत तालाबों की सफाई करने गए, भैया तालाब हमारी धरोहर करके, तो शासन को भी एक योजना बनाना पड़ा, तालाब हमारी सरोवर हमारी धरोहर करके। यह अभियान हम लोगों ने चलाया। हम लोगों ने अमरहा कार्यक्रम एक शुरू किया। उस अमरहा कार्यक्रम के जरिए ये कि समाज की जो प्रतिभाएं हैं हम उनको सामने लेके आए। हमने मजलूमों की भी आवाज़ को उठाने का काम किया है। हमने शोषित जो लोग हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ी है, और शोषण के खिलाफ भी हम लोगों ने अपनी कलम चलाई है। अतुल दुबे जी, आपने धमतरी में 2 महत्वपूर्ण मामले का खुलासा किया था। एक तो नशीली दवाइयाँ जो मेडिकल स्टोर में बिना जो डॉक्टरों की सलाह के बिकती हैं, दूसरा रेत मामले का एक अनूठा आपने मामला उठाया है। धमतरी में और क्या समस्याएं देखते हैं जिनको मीडिया को उठाना चाहिए बिना स्टिंग ऑपरेशन के? मेरे हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आएंगी। एक तो समय की बहुत कमी रहती है, और आपको वो 4 पेज भरने ही हैं, आपके पास स्टाफ हो या ना हो, एक बड़ी समस्या है। लेकिन उसी के बीच में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उठा सकते हैं। एक तो एक बड़ा, मुझे जो लगता है एक बड़ा भ्रष्टाचार का गढ़ है। अपनी लाइफ में इससे बड़ा भ्रष्टाचार का गढ़ मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। उसका बड़ा कारण ये है कि हम खबरें तो करते लेकिन अंदर नहीं घुसते। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र, वहाँ बहुत सारे काम हुए जिनको होना ही नहीं था। एक तो ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हुए हैं। होने के बाद वो उस लेवल के नहीं हुए जो जिस लेवल के होने चाहिए थे। ऐसे बहुत सारे काम हुए। आप कुरुद में जाकर देख लो, कुरुद में कितने चीज़ों की ज़रूरत थी या नहीं थी, वो एक अलग मसला है। लेकिन बहुत सारे काम हुए जिनका उपयोग नहीं हो रहा, वो भी तो भ्रष्टाचार है। आप विधायक निधि में भ्रष्टाचार मिल जाएगा, आपको सांसद निधि में भ्रष्टाचार मिल जाएगा, आपको मनरेगा में भ्रष्टाचार मिल जाएगा, और बड़े बड़े भ्रष्टाचार मिलेंगे। जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं जिनमें पैसा दिया जाता है उनमें बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन वो समय के साथ जब चीज़ें मिलेंगी तो वो ओपन होंगी। ये आपने कहा बिल्कुल सही है कि जो खबरें हैं उनके तह में जाने की बहुत ज़रूरत है। आपको एक बात मैं बता दूं, अभिषेक पांडे जी बैठे हैं धमतरी में। एक बार
58 ब्राउन शुगर के पुड़िया पकड़ाया था, उसमें संभ्रांत परिवार के 2 लोग पकड़ाए। तो हमारा सवाल क्राइम ब्रांच से ये था कि ये माल है और ये आरोपी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किनके लिए लोग पेडलिंग कर रहे थे, वो कौन लोग है यहाँ का दुकानदार जो इस काम को अंजाम देता है, उसका खुलासा कभी नहीं हो पाया। अभी 2 जुए पकड़े गए, आपने पढ़े होंगे अखबार में, सब में चला भी है, उनमें बड़े बड़े लोग थे उनमें, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है। धमतरी में 4 व्हीलर के निशान थे, पकड़ी एक भी नहीं गई है, केवल बाइक पकड़ी गई। जो पकड़े गए हैं वो केवल छोटे लोग हैं। जुआ जब भी बड़े पकड़ा छोड़ दिया। जाता है बहुत सवाल उठते हैं उसमें। नई बड़ों बात को नहीं। छोड़ दिया जाता है, हमेशा छोड़ दिया जाता है। देन भाई जैसे नशे की अपन बात करते हैं, कल मैं अपने एक साथी के साथ गया था, वो भी समझ लीजिए वही स्टिंग ऑपरेशन के तहत देखे करके धमतरी, इन्होंने जैसे कहा भ्रष्टाचार का गढ़ है, वास्तव में बहुत सी योजनाओं के आड़ में धमतरी में भ्रष्टाचार किया गया है और धीरे धीरे भ्रष्टाचार यहाँ बहुत पनप रहा है और पनपने का कारण भी है भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण। धमतरी में सबसे बड़ी, अभिषेक जी बता रहा हूँ आपको, स्नेक का जो नशा होता है, सांप का, सर्प का, अच्छा, सर्प जो होता है ना, उसके गलफड़े में यहाँ पर एक झिल्ली रहती है, उसमें विष रहता है, उसको एक जगह है जहाँ के लोग निकाल के रखते हैं और उसको सुखाते हैं और उसको कम से कम 3 से लेकर 4,000 रुपये में उसको बेचने का काम करते हैं। और इसको ख़रीदने वाला कौन है? ये भिलाई के, रायपुर के, बिलासपुर के नौजवान लोग। अब आप ये देख लीजिए, अभी तक तो अपन लोगों ने देखा कि ब्राउन शुगर का नशा करते हैं लोग, हमने देखा कि और सिरप विरप जैसे लोगों का नशा करते हैं करके, अब स्नेक के जहर का नशा फैल रहा है हमारे युवाओं के बीच में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जहर से भी नशा होता है। सांप से कटाना का तो सुना था ये। हाँ, नहीं बात है। ये मेरे को नया नहीं बता मालूम, रहे ये है, ये धमतरी में चलता है, ये नहीं मालूम था, ये तो नशा है एक बहुत। अरे धमतरी में बहुत सारी चीजें चलती हैं जो नहीं है पता। मैंने उसको बोला भैया आप कितने में दोगे करके, प्रमाण नहीं है, पता है, ओपन नहीं हुई है, प्रमाण नहीं है, क्योंकि जिस दिन प्रमाण आएंगे आप देखना बहुत सारी चीजें ऐसी लगे यार ये भी होता था। और अतुल जी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो यहाँ सत्ता के संरक्षण में ही हो रहा है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ना। जैसे आपने जुआ वाली बात कही ना, है ना, मेरे को आप ये चीज़ बता दीजिए कि ये जुआ जो है लगातार 2 महीने से चल रहा है। पहले जहाँ जुआ खिलाया जाता है 10 लोग इकट्ठे होते हैं, फिर 15 लोग होते हैं, फिर 20 लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ के उनकी 40 से लेकर 50 हो जाती है। पहले लोग 5 लाख लेके आते हैं, फिर 8 लाख लेके आते हैं, फिर 10 लाख, फिर 50 से लेकर 60 लाख रुपये लेकर के आते हैं और फिर उसके बाद अचानक पुलिस कार्रवाई करती है और उसके बाद 3,17,000 18,000 रुपया बता के या 17 बाइक जगा के सिर्फ 13 जुआ एड के तहत कार्रवाई हो जाती है और 2 घंटे के अंदर वो छूट जाते हैं। तो क्या इसमें पुलिस की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता? पुलिस की मिलीभगत सत्ता का संरक्षण है। बिल्कुल सही, सीधी बात है ये। बिल्कुल सही। यहाँ की जो मैंने मतलब अभी 1.5-2 साल हुए मेरे, आप लोग वरिष्ठ यहाँ पुराने, मुझे जो समस्या नजर आई, यहाँ कोई मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व आज तक नहीं हुआ। इस बात को हम जो भी हुआ वो यहाँ से चला गया, रायपुर के दरबारी रहे। धमतरी की चिंता आज तक किसी ने नहीं की। एक आदमी ऐसा नहीं है जो धमतरी की चिंता दिल से करता हो, दिमाग से उसके लिए सोचता हो। और कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात को तरजीह देता हो, ऐसा भी कोई, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई भी हो। अफसरों के लिए तो ये प्रयोगशाला है। आओ, रायपुर पास में है, 4 घंटे सर्विस की, निकल लिए। बिल्कुल सही। कहीं भी वहीं रह रहे हैं रायपुर में। बस एक ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करनी चाहिए, हर पत्रकार के पास एक विजन होना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा हमको सिखाया गया है, हमारे किसी भी, जैसे मैं पत्रकार हूँ, अभिषेक जी भी है, हो सकता है ये किसी बड़े अखबार में हो, मैं किसी छोटे अखबार में जुड़ा हूँ, लेकिन हमारा अहम आगे नहीं आना चाहिए और जो सच्चाई है उसको बड़े साहस के साथ समाज के सामने लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यार, मैं जो आज ज़रूरत महसूस करता हूँ, जब अपने हितों के लिए नेता एक हो जाते हैं, उद्योगपति एक हो जाते हैं, पूंजीपति एक हो जाते हैं, मजदूर एक हो जाते हैं, तो पत्रकार साथी अपने हितों के लिए एकजुट क्यों नहीं होते हैं? और उनकी एकजुटता होनी चाहिए था, जैसे एक मत होना चाहिए। और इसीलिए जो अभिषेक जी ने कहा ना, मैं इससे सहमत हूं, एक सेमिनार इसको आयोजित करें और इसकी पहल हम ही लोग करें। करना ही चाहिए उसको, कहीं से भी अपन उसको कराएंगे, जरूर कराएंगे उसको। इसकी कमी जरूरी है, इसी करेंगे। एक चीज़ भैया मैं बोलना चाहता हूँ, जो पत्रकार है ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका वो झूठा अहंकार होता है। हम बोला ना जी जी, वो उससे उसको खुद को बच के रहना चाहिए, है ना, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, इसमें उसका खुद का नुकसान होता है, उसका ही नुकसान है। मैं साहब आपको एक आदमी की बात बताना चाहता हूँ। मैं एक प्रमुख अखबार का ब्यूरो चीफ था, लेकिन सौभाग्य से वहाँ पर मेरे वरिष्ठ, जो मेरे से उम्र में बड़े लोग थे, मैं जिनका सम्मान करता था, वो एक लड़का वहाँ पर था भैया। वो लड़का वहाँ ऑफिस बॉय के रूप में काम करता था।
तो कभी कभी मैं उसको विज्ञप्ति देता था यार बनाओ करके। जब मैं देखता था यार ये बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करता है, तो मैं उसको कंप्यूटर में बैठा दिया। कंप्यूटर में जब मैंने बैठाया उसको, जब पढ़ने लगा वो, आज वो लड़का, मेरा दावा है, इस धमतरी ज़िले के अच्छे से अच्छे पत्रकारों में भी सर्वश्रेष्ठ है वो। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को प्रोत्साहित करें या जिसके अंदर प्रतिभा उसको निखारने का प्रयास करें तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता करके। तो ये रहा मीडिया का चौपाल, जिसमें हमारे शहर के जागरूक और प्रतिष्ठित पत्रकारों ने बेबाकी से अपना नज़रिया रखा और मीडिया के बदलते और बनते तस्वीरों के बारे में अपनी राय रखी। हम मिलते रहेंगे मीडिया के चौपाल जैसे और कार्यक्रम में। इन हमारे मेहमानों का आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले और विषय में ये अपनी बेबाकी से राय रखेंगे और धमतरी की जनता को एक बेहतर से बेहतरीन नज़रिए से वाकिफ़ कराएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।